Hello students, my name is Mahireen Goni. I am a teacher in Government Girls High School निचला थड़ा। आज हम राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के सेकंड लेक्चर में हैं जिसमें हम इंटर वॉर इकोनॉमी में के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर वन के बारे में। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वॉर वन जो है वो बिगिन हुआ था 1914 में, अगस्त 1914 में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखनी है। अगस्त 1914 में ये शुरू हुआ था और ख़त्म कब हुआ था? इट लास्टेड टिल 1918, यानी कि 4 साल से ज़्यादा ये वॉर चला था। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। एक तरफ तो हमारी अलाइड नेशंस थे, अलाइड कंट्रीज़ थी, उसमें आ जाती हैं 4 कंट्रीज़ जिनको याद रखने के लिए मैंने एक कोड बनाया है, बर्फ़, BURF, बर्फ़ यानी कि आइस। B ब्रिटेन, U USA, R रशिया एंड F फ्रांस। दूसरी साइड से थी हमारी सेंट्रल पावर्स, जिसको हम बोलेंगे, ऐसे याद करने के लिए हमने बनाया हुआ है, गोवा में हंगरी लोग रहते हैं। सच में ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने बस याद रखवाने के लिए आपको ये बनाया हुआ है। गोवा में हंगरी लोग रहते हैं। G जर्मनी, O ओटोमन टर्की, A ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। तो आई थिंक आपको इससे बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे ये अलाइड नेशंस और सेंट्रल पावर जिनके बीच में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लड़ा गया था। फ्रेंड्स, लोगों को ये लगता था कि ये वार जो है 1914 के एंड तक ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ये 4 साल से भी ज़्यादा तक चला और आपको पता है वॉर के कोई ज़्यादा फ़ायदे तो होते नहीं हैं, नुकसान भी होते हैं। तो इसीलिए कोई नहीं चाहता था कि ये वार जो है ज़्यादा टाइम तक चले। और मोस्टली ये जो वॉर है यूरोप में रहा था। स्टूडेंट्स, जो ये वर्ल्ड वॉर वन था ये पिछले वॉर से बिल्कुल डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि बहुत सारी लीडिंग इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ जो थी उन्होंने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। इसको मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस वॉर में हमने नई नई टेक्नोलॉजी की चीज़ों को इस्तेमाल किया, जैसे कि मशीन गन्स, टैंक्स, केमिकल वेपन्स। यही वजह थी जिससे इस वॉर का बहुत ही ज़्यादा नुकसान रहा। 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंजर्ड हो गए थे। और फाइनली जीत किसको मिली थी? एलाइज को। एलाइड नेशंस कौन थे? वही बर्फ वाले, BURF, ब्रिटेन, USA, रशिया एंड फ्रांस, उनको जीत मिली थी। और इस जीत के बाद USA जो है वो क्या बन गया? सुपर वर्ल्ड पावर। USA बिकेम इंटरनेशनल क्रेडिटर फ्रॉम इंटरनेशनल डेटर। USA ने बहुत सारे देशों को वॉर लोन्स भी दिए हुए थे, इसीलिए वो एक क्या बन गया? वो बन गया क्रेडिटर, डेप्टर से क्रेडिटर बन गया। और अब ये जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने वॉर लोन्स लिए हैं, इनको ये जो है कर्जदार हो गए USA के। अब इनको ये जो डेट लिया हुआ है इसको क्लियर भी करना था और ये बहुत डिफ़िकल्ट बन गया उनके लिए रिकवर करना। क्यों डिफ़िकल्ट बन गया? क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था वर्ल्ड वॉर वन के दिनों में। अब देखिए आफ्टर द वॉर के बाद क्या हुआ। अब जो वॉर के बाद, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी जो हुई वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई। जो मैंने आपको पहले बताया कि जो नेशंस ने USA से ब्रिटिश नेशंस ने जो लोन वगैरह लिया हुआ था वो उनको रीपे करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। ड्यूरिंग द वॉर क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रही थी वो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी और उसको बनाने के लिए उनको बंदे चाहिए थे, सो एम्प्लॉयमेंट वाज आल्सो हाई। वॉर के बाद सारा उल्टा हो गया, डिमांड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की कम हो गई, प्रोडक्शन भी कम हो गई, इवेंचुअली एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गई। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे वीट प्रोड्यूसर्स की। आपको पता है स्टूडेंट्स, वॉर से पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वहाँ पर जो वीट का सप्लाई होता था वो कौन सप्लाई करता था? ईस्टर्न यूरोपियन वीट प्रोड्यूसर्स, वो लोग वीट का सप्लाई करते थे। लेकिन वॉर के दौरान क्या हुआ, इस चीज़ की डिमांड कम हो गई क्योंकि इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसीलिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्शन थी वो कम हो गई। इससे इनको ईस्टर्न नेशंस जो थे इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया गया USA और कनाडा ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडस्ट्रियल गुड्स तो प्रोड्यूस कर ही रहे थे, उसके साथ साथ ही उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया।
अब वर्ल्ड वार जब ख़त्म हो गया उसके बाद क्या हो गया, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने अपने आप को रिकवर कर दिया और मार्केट में अपनी प्रोडक्शन जो है करके सप्लाई करना शुरू कर दी। इससे क्या हो गया, अब सारे के सारे जब प्रोडक्शन करेंगे तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी। तो ओवर प्रोडक्शन का कोई फ़ायदा है स्टूडेंट्स? नहीं है ना। लोगों को जितनी डिमांड है उतना ही चाहिए, जो बच जाएगा वो तो वेस्ट है। इट लीड्स टू द लॉस। सो सारे के सारे जो प्रोड्यूसर्स थे उनको क्या हुआ, लॉस हो गया। अब देखते हैं यूएसए पे क्या इफेक्ट रहा इसका। यूएसए में जो है इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, बूस्ट होने लगी। वहाँ पे स्टूडेंट्स मास प्रोडक्शन ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अभी मास प्रोडक्शन क्या होता है इसको समझाने के लिए मैं आपको एक अच्छी सी एग्जांपल देती हूँ यूएसए से। हेनरी फोर्ड जो है वो ओनर थे एक 4 व्हीलर कंपनी के। फोर्ड गाड़ियाँ तो इंडिया में भी होती हैं, आपको पता है। उसके जो ओनर थे वो हेनरी फोर्ड थे। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया असेंबली लाइन। असेंबली लाइन प्रोडक्शन क्या होता है, मैं एक जनरल एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक डॉल बनाने वाली फैक्ट्री है, वहाँ पे 4 बंदे एम्प्लॉय किए हुए हैं। एक बंदा डॉल के बाल बना रहा है, दूसरा बंदा डॉल की बॉडी बना रहा है वो प्लास्टिक की, तीसरा बंदा जो है उसकी ड्रेस बना स्टिच कर रहा है, और चौथा बंदा जो है उस सबको असेंबल कर रहा है। बाल लगा रहा है उसके सिर में डॉल के, उसकी बाजू टांगे सब जोड़ रहा है, उसके बाद उसको ड्रेस लगा रहा है। तो इसको बोलते हैं असेंबली लाइन सिस्टम। एक बंदा काम खत्म करके दूसरे को हैंड ओवर कर रहा है, दूसरा बंदा काम खत्म करके तीसरे बंदे को हैंड ओवर कर रहा है। यही बात फोर्ड इंडस्ट्री में भी हुई, उस 4 व्हीलर कार इंडस्ट्री में भी हुई। समझो एक वर्कर ने अगर टायर बनाए, दूसरा बंदा उन टायर्स को फिक्स कर रहा है, तीसरा बंदा गाड़ी के दरवाजे लगा रहा है, चौथा बंदा गाड़ी को पेंट कर रहा है, ऐसे एंड सो ऑन। अब इससे मास प्रोडक्शन तो हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन तो हो गई, लेकिन जो वर्कर थे वो बहुत ज़्यादा एनॉय हो गए, क्योंकि उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि अगर एक बंदा डिले करता है तो वो उससे पूरी की पूरी लाइन डिस्टर्ब हो जाती है, पूरा का पूरा काम रुक जाता है। इस वजह से आप डिले नहीं कर सकते हो, आपको काम करते रहना है। इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। लेकिन अब इनको कैसे चलता अगर ये नौकरी छोड़ देते, तो उनको वापस नौकरी पे लाने के लिए उन्होंने उनकी वेजेस डबल कर दी। वेजेस डबल कर दी और वेजेस डबल कर दी तो उन्होंने रीजॉइन कर दिया, वापस से ज्वाइन कर दिया। ये जो डिसीजन था डबलिंग द वेजेस का, इससे क्या हुआ, उन्होंने प्रोडक्शन भी, वो बहुत स्मार्ट थे, वो इतने बेवकूफ़ तो थे नहीं, वो सीधे ही प्रोडक्शन वेजेस डबल कर देते। उन्होंने उनकी वेजेस भी डबल की और साथ में प्रोडक्शन को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। इसको बोलते हैं बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन, यानी कि कॉस्ट भी कम हो रही है और उनकी वो भी खुश है, वर्कर भी खुश है, उनको भी साइकोलॉजिकली वो सेटिस्फाइड है कि हाँ जी हमारी सैलरी वेजेस जो है वो डबल हो गई। लेकिन साथ ही साथ उनसे काम भी वो डबल या डबल से ज़्यादा ही करवा रहे थे। यूएसए ऐसे ही सुपर पावर नहीं था। यूएसए जो है उसने अपनी प्रोडक्ट्स को जो बना रहे थे, मास प्रोडक्शन कर रहे थे, उसको सिर्फ अपनी कंट्री में ही नहीं सेल कर रहे थे, उन्होंने उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया टू अदर कंट्रीज़। और उससे क्या हुआ, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब आइए बात करते हैं द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में, 1929 का, जो हमने अभी लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, जिसमें हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वहाँ भी हम जाएंगे। पहले हम देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या था, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया क्यों था। जो एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल गुड्स थे उनके प्राइजेस जो है गिर गए। क्यों गिरे थे, आपको मैंने पीछे बताया था कि ओवर प्रोडक्शन हो गई। तो जब डिमांड कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको प्राइजेस कम करने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट्स बिकवाने के लिए। तो इससे क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। और इसके रीजंस देखते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन के। 2 मेन रीजंस थे, एक तो हो गया शॉर्टेज ऑफ लोन्स और दूसरा हो गया प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। शॉर्टेज ऑफ लोन्स हो गया, अमेरिका का मैंने बताया कि वो जो है वो वार लोन्स दे रहा था बाकी देशों को। अब अमेरिका ने ये लोन्स देना बंद कर दिया, इसलिए कंट्रीज़ जो है जो डेवलपमेंट करना चाह रही थी वो डेवलपमेंट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अमेरिका उनको लोन नहीं दे रहा था। इसके अलावा जिन देशों को लोन दिया था उनमें से कई ऐसे देश थे जिन्होंने अभी भी रीपे नहीं किया था, तो वो अभी भी डेटर्स थे। दूसरा रीज़न था ओवर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। इसके बारे में आपको अच्छे से पता है, दोबारा आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है।
पूरे वर्ल्ड को झटका लगा था इस द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929 से। बैंक्स यूएसए में कोलैप्स हो गए, ऐसा नहीं है कि यूएसए बचा, यूएसए में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। बैंक्स जो है वो कोलैप्स हो गए, बायर्स जो हैं उनके मार्केट में वो कम हो गए। इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा, इंडिया का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो हाफ हो गया। और जो अनरेस्ट, जो डिप्रेशन की वजह से अनरेस्ट भी आया, मतलब नेशनलिज्म की एक फीलिंग बड़ी ज़्यादा जागी इस की वजह से। क्या हुआ था ना फ्रेंड्स, ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इस इकोनॉमिक डिप्रेशन से, तो उन्होंने अपनी कमियों को पूरा करने के लिए इंडिया को ही लूटना फिर से शुरू कर दिया। वहाँ ही पीजेंट से टैक्स लेना शुरू कर दिया, रेवेन्यू वगैरह चार्ज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो शुरू हुई थी। हमने पीछे भी पढ़ा था कि सिविल डिसोबीडियंस का एक रीज़न ये भी था, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो इस वजह से इंडियंस को रियलाइज़ हुआ था कि हमें ब्रिटिशर्स जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और उन्होंने आवाज़ उठाई थी किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, टू गेन इंडिपेंडेंस। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर क्लोज करती हूँ। कल हम पढ़ेंगे रीबिल्डिंग फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।